Zero Academy. Mock test series volume 2 for all NCVT student which belongs from second year. स्वागत है आप सबका. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x इंटू 120 इज इक्वल्स टू 960. बहुत ही आसान है, ये सवाल आपके अलजेब्रा से लिया गया है. बहुत ही इजी क्वेश्चन कहता ये है कि 120 का यदि x के साथ मल्टीप्लाई है एंड विच इज़ इक्वल्स टू है 960, तब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. इससे आसान जीवन में कुछ भी और नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए. x और 120 जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है. ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई जब होगा तो x इज इक्वल्स टू उसके साथ जो भी क्वांटिटी होता है वो पक्षांतर होने के बाद डिवाइड हो जाता है. इतना बेसिक आप जानते हैं. 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 96 जो है वो 8 टाइम्स में चला जाएगा. तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 8. x इज इक्वल्स टू 8. ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिस्काउंट. पूछ रहा है कि बट्टा किसे कहते हैं. अब समझिए, आप डिस्काउंट किसको बोलते हो. जब आप दुकान जाते हो, मान लीजिए आपको एक जीन्स परचेज करना है, एक जीन्स खरीदना है, तो वहाँ क्या क्या चीज़ों या क्या क्या टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं. पहला चीज़, आप जैसे ही जीन्स सेलेक्ट करते हो, आप जीन्स देखने के बाद कहते हो कि इसका MRP क्या है. क्लियर है. आप कोई भी जीन्स देखते हो या कोई भी वस्तु देखते हो तो उसमें क्या रहता है, उसका MRP रहता है. अब आप बार्गेनिंग करते हो, ठीक. आप बोलते हो कि भैया इसमें डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप. क्लियर है. डिस्काउंट किस में दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाएगा आपके इस MRP पे. या यूं कहें कि आप इसको खरीदने गए हो और ये है आपका शॉपकीपर जो इसको बेच रहा है. तो हम इससे नेगोशिएट करते हैं या हम बोलते हैं दुकानदार को कि आप इस पर मतलब किस पर, उसके MRP पर, या जिस रेट पे वो उसको बेचना चाह रहा है, जिस रेट से बेचता है, विक्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिखते हैं SP. तो उस सेलिंग प्राइस पे आप कितना छूट दोगे. ये जो छूट की जो हम बात कर रहे हैं यही है हमारा बट्टा और इसे ही हम कहते हैं डिस्काउंट. तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो उसके सेलिंग प्राइस पे बोल सकते हो आप, या फिर उसके MRP पे दिया जाता है डिस्काउंट. बात समझ में आ रही है कि मतलब अगर जीन्स 1000 रुपये का था और हम ये कहते हैं या दुकानदार ये कहता है कि चलिए ठीक है भैया कि 1000 में हम 10% आपको डिस्काउंट देते हैं. मतलब क्या हो गया कि 1000 जो है उसमें आप निकालोगे 10%, कुछ इस तरीके से. 10% निकालने से आपको निकल गया 100 रुपये. मतलब 1000 में 100 रुपये वो छूट दे देगा तो आपको कितना पड़ेगा, वो 1000 में 100 रुपये छूट दिया तो आपको पड़ेगा 900 रुपये. तो कुल मिला के हमने किया क्या, डिस्काउंट निकालने के लिए ये जो इसका MRP था, MRP बोलिए या फिर सेलिंग प्राइस बोलिए, इसमें हम इस छूट को घटाते हैं तो ये जो चीज़ मिला, क्लियर है, ये हमारे लिए उसका क्रय मूल्य हो गया. किसके लिए, जो हम खरीद रहे हैं उसके लिए. या फिर हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो MRP था उसमें वो जो छूट दिया, मतलब ये हो गया उसका डिस्काउंट. तब जाके ये जो मिला ये होगा दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस. भाई जिस मूल्य से हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होगा, लेकिन वो मूल्य दुकानदार के हिसाब से देखें तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि उस मूल्य पे उसने हमको बेचा है. तो यहाँ से हम फॉर्मूला देखें या इसका स्टेटमेंट देखें तो हमें क्या मिलता है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस SP कम है कॉस्ट प्राइस से, लागत मूल्य से. जब ऐसा कंडीशन होता है कि मतलब उसने ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, या ज़्यादा में इस वस्तु को बनाया है और कम में उसको बेच रहा है, तो ये किसका कंडीशन होता है, लॉस का कंडीशन होता है. दूसरा जो कंडीशन इसमें जो दिखा रहा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सेकंड बोल रहा है कि SP जो होगा वो ज़्यादा होगा CP से, मतलब कम में उस चीज़ को खरीदा और ज़्यादा में बेच रहा है, तो ये कंडीशन हो जाता है हमारा प्रॉफिट या फिर लाभ का. तीसरा है द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट. हम यही तो बोल रहे थे ना, ये MRP, ये जो सेलिंग प्राइस इस दुकानदार ने जो लगाया था उसमें उसने जो छूट दिया, उसी छूट को तो हम कहते हैं बट्टा या फिर डिस्काउंट. तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन D इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट. जो सेलिंग प्राइस था उसमें उस डिस्काउंट को जोड़ दे रहा है. मतलब आप समझिए कि MRP जितना था
उसी में ये जो डिस्काउंट जो 100 रुपये था उसको और जोड़ दिया, मतलब ये पहले 1000 था और उसमें 100 रुपये और जोड़ दिया और वो फिर आपको देगा 1100 रुपये में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेवकूफ़ियत वाली बात है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं खरीदेंगे कभी भी, घटाना है भैया, जोड़ना नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 11x + 4 = 37। क्वेश्चन ने कहा कि 11x + 4 = 37, एलजेब्रा का क्वेश्चन, बेसिक एलजेब्रा। ये देखिए ये प्लस में है। हमेशा जब एलजेब्रा के क्वेश्चन इस तरह के जब आप हल करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जिसका आप मान निकालते हो सिर्फ उस मान को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ला के रख देना है, बाकी सारा चीज़ आपको उल्टे साइड या फिर राइट हैंड साइड में पटक देना है। पटकेंगे कैसे? 4 जो है इधर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। सो ये हो जाएगा 11x = 37 - 4 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 33, और इधर क्या है 11x। अब देखिए 11 और इस x के बीच में क्या है? दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। सो x = 33 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो जाने के बाद क्या होगा? पक्षांतर के बाद भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 11 से आप 33 को 3 टाइम्स में डिवाइड करोगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा x = 3 एंड विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर डी, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये सरफेसेस जो आपको दिखाई दे रहा है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए कि स्ट्रक्चर दिया कैसा है। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा लाइन खींच दिया है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। ये पोर्शन कुछ इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा सेडेट कर देता हूँ इसको। ये आई सेक्शन के रूप में है, ये जो पोर्शन है इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब बेहतर आपको समझ में आ जा रहा होगा। देखिए एरिया निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो इसके साथ। इरेगुलर सरफेसेस जो होते हैं उसमें आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगा के नहीं निकाल सकते, आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या उसके अलग अलग पार्ट का एरिया निकालना होता है और उसको सबको टोटल को एक साथ जोड़ देना होता है। हमारे पास तरीका क्या है कि या तो हम ऐसा करें कि इसको हम यहाँ से ऐसा कट कर दें, ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक बन गया और सेम वैसा ही ये बनेगा। तो इसका हम एरिया 1 निकालें, ये बीच वाले का एरिया 2 निकालें और किनारे वाले का एरिया 3 निकालें, और उसके बाद फिर A1 + A2 + A3 हम टोटल ये तीनों जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि ये हम इसको ऐसा मान लें कि ये ऐसा पैक है, तो ये एक ऐसा डब्बा मिल गया। इस टोटल का हम एरिया निकाल लें, मान लीजिए इसको मैं कैपिटल A लिखता हूँ, और उसके बाद ये जो बीच में जो खाली जो जगह दिख रहा है, मान लीजिए स्मॉल a लिखता हूँ, ये दोनों लगभग सेम साइज़ के हैं तो इसलिए ये स्मॉल a, तो इसको यदि मैं इसमें घटा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो या तो ये करें या तो फिर ये करें, ठीक है, जो आसान लगे आपको आप वो कर लीजिए। यहाँ पे 3 बार का कैलकुलेशन है, यहाँ पे 2 बार का, तो मैं यही वाला कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा टोटल। यदि हम बात करें, देखिए टोटल लंबाई जो है इसका ये हमारा 50 सेंटीमीटर, और वैसे ही ये वाला हाइट यदि हम देखते हैं तो टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है 10 और ऊपर से नीचे तक आपको ये कितना मिल रहा है, अच्छा ये तो दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, ये टोटल है 25। तो मेन ए जो होगा कैपिटल A = हो जाएगा 50 × 25। अब ये जो छोटा पोर्शन जो बच रहा है ये, इसका यदि हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो इसका जो लंबाई है अगर 10 मानते हैं और ये चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए 5 मिलीमीटर और ये 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स फॉर्मूले के हिसाब से, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 टाइम्स 10 × 5, क्योंकि ये भी सेम है 5 × 10। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई का, और कुछ नहीं, ठीक है। दिस मच इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 5 टाइम्स 125, 0 - 50 100, दिस मच इक्वल्स टू आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1150। सारा चीज़ mm में दिया हुआ है इसलिए ये हो जाएगा mm²। यूनिट ध्यान रखेंगे जब भी आप क्षेत्रफल याद करते हैं, मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर का वर्ग होगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का वर्ग होगा, या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट आंसर 1150 आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 1150 mm²। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x², क्यूब है। क्वेश्चन जब इस तरीके से लिखता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, समझना होगा ताकि इसमें मिस्टेक ना हो। ये है x3, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये होगा x3 + 3y² x², होप सो ऐसा हो, जहाँ पर x का मान 3 दिया और y का मान 2 दिया है, तो इतने का मान हमको ज्ञात करना है।
सीधा सा सवाल क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप x की जगह रखो 3 और y की जगह रख दो 2 और सिंप्लीफाई कर दो। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपने 3rd 4th स्टैंडर्ड में सीख लिया होगा, और आजकल के बच्चे तो KG 1 में सीख लेते हैं। दैट इज 27 प्लस 3 इंटू 4, और ये सारा मल्टीप्लाई के साथ है तो हो जाएगा आपका 9। क्लियर बात है। दिस मच इज इक्वल्स टू, दिस इज 27 प्लस, ये आप कैलकुलेट कर दो, 12 इंटू 9 दैट इज 108 एंड विच इज इक्वल्स टू 135 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 135। क्लियर है। कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन था सीधा x की जगह वैल्यू पुटअप करना था, y की जगह वैल्यू पुटअप करना था और आपको कैलकुलेट कर देना था। बेसिक सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन है ये, हालांकि ये अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हीट ट्रीटमेंट आपका जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हीट ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो स्टील जो दिया गया है उसको 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम हीट करते हैं तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे। क्लियर। मैं एक डायग्राम आपको ले शो कर देता हूँ। मैंने इसका जब थ्योरी वीडियो अपलोड किया था मैंने उसमें भी इस चीज़ को बताया था कि मान लीजिए ये परसेंटेज ऑफ कार्बन को दिखाता है। क्लियर। और ये वाला जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, ये वाला जो है वो टेम्परेचर को दिखाता है। तब की कंडीशन पे यदि हम बात करें तब क्या होगा, मान लीजिए ये टेम्परेचर रेंज हमारा शो करता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है। 723 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ तक यदि हम किसी स्टील को गर्म करते हैं, अब स्टील भी डिपेंड करता है किस पर, कार्बन पे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है स्टील में, क्योंकि आयरन में Fe जो रहता है उसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन चेंज कर करके हम अलग टाइप के स्टील बनाते जाते हैं। क्लियर है। मीन्स फेरस में हमारा कार्बन मिक्स होता है, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन को मान लीजिए मैं लिखता हूँ 84, या अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो 0.84। क्लियर। अगर इतना परसेंटेज है, ये वाले को हम बीच का मान लेते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा डायग्राम हमारा। ये 0 से इतना परसेंटेज और इससे फिर इधर आगे। अब स्टील को यदि हम 723 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो वो स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.84 से कम होता है, इससे कम होता है, वो चेंज होता है हमारा ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट पे। ये डायरेक्ट लिखा है, मैं इसको बोल दूँ, ये ऑस्टेनाइट, ये जो लिखा हुआ है, प्लस फेराइट, AF मैं ऐसा लिख देता हूँ, A प्लस F। इसमें चेंज होता है वो स्टील जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 0.84 से कम होते हैं, वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करने पे ये बनते हैं। लेकिन जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8 से ज़्यादा होता है, मीन्स ये वाले रीज़न, वो जो स्टील है उसको यदि हम 723 डिग्री सेंटीग्रेड या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो वो हमारा जो बनता है उसको बोलते हैं सीमेंटाइट प्लस ऑस्टेनाइट। ये ऊपर के जो दो हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ A प्लस C, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। और एग्जैक्टली वो स्टील जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.84 होते हैं, इतना जो होगा, मतलब ये वाला रीजन, ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है हमारा ऑस्टेनाइट पे। क्लियर। ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का, और ये नीचे वाला जो है ये क्या है हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि आप स्टील को गर्म करते हो तो जो मिलेगा वो आंसर है आपका ऑस्टेनाइट, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहीं पे यदि परसेंटेज ऑफ कार्बन भी आपको मेंशन किया होता कि 0.84 वाला है तो केवल ऑस्टेनाइट, 0.84 से कम परसेंटेज वाला स्टील है तो ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट, यदि उससे ज़्यादा वाला है तो सीमेंटाइट प्लस ऑस्टेनाइट। बात समझ में आ रही है। और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है मर्टेनसाइट। मर्टेनसाइट क्या होता है कि यदि आप ये जो ऑस्टेनाइट जो बन चुका है, ये स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किए, अब ये बन गया ऑस्टेनाइट। अब ऑस्टेनाइट को वापस आप ठंडा करते हो, क्या कर रहे हो, उसको कूल कर रहे हो, उसका कूलिंग कर रहे हो, तब वो चेंज होता है मर्टेनसाइट पे।
मतलब गर्म करके वापस ठंडा करने की प्रक्रिया से जो बनता है उसको बोलते हैं मार्टेनसाइट। क्लियर है। थ्योरी वीडियो इसका अपलोडेड है, आपने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो आपको ये सारी बात समझ में आ रही है। हीट ट्रीटमेंट आपका मैथ्स के साथ साथ मीन्स WCS के साथ साथ आपको आपकी थ्योरी में भी काम आता है, जितने मैकेनिकल ट्रेड जितने हैं उन सब में काम आता है। तो हीट ट्रीटमेंट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c होल स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सब जानते हो इसको। a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + c² प्लस, अब इन्हीं का सबका 2 बार होता है, 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca। मीन्स 2 का गुणा कर दो इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों के साथ, फिर पहले और लास्ट वाले के साथ। ठीक, ऑप्शन मैच कर रहे हैं हमारे a² + b² प्लस 2 टाइम्स ab bc ca। ठीक, इसमें तीनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। क्वेश्चन है हमारा, अनुपात बोल रहा है किसी भी उसका मूल आयाम और उसके आयाम में परिवर्तन का। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो होगा इसको कहते हैं स्ट्रेन, हिंदी में कहते हैं इसको विकृति। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। क्लियर है। स्ट्रेन जो होता है वो अनुपात होता है जितना उसके आयाम में परिवर्तन हुआ बटा उसके एक्चुअल या पहले जितना उसका आयाम था। क्लियर है। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे कि मैं लंबाई की बात करूं कि मान लीजिए ये एक रॉड था और इस रॉड का लंबाई जो पहले था L, मान लीजिए इसको हम खींच दिए तो ये हो गया इतना आगे बढ़ गया, तो नया लंबाई इसका मान लो हो गया L डैश। क्लियर। तो इसके लंबाई में परिवर्तन कितना आया, पहले था L और अब टोटल लेंथ कितना हो गया L डैश। तो लंबाई में परिवर्तन के लिए मैं क्या करूँगा, अब जो नया आ गया है मतलब ज़्यादा वाले में कम को घटा दूंगा, तो ये हो जाएगा L डैश माइनस L। ये कितना हुआ उसका परिवर्तन बटा पहले कितना था, पहले था L, तो ये कहलाता है हमारा E या फिर स्ट्रेन। क्लियर है। ये जो लंबाई में परिवर्तन जो है इसको लिखा जाता है ऐसा डेल्टा L। ठीक, या फिर ऐसे डेल L भी लिखा जाता है, लंबाई में चेंजेस। मेनली इस यूनिट में जहाँ पर भी आपको पूछता है तो क्वेश्चन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल L अपॉन L। ये चेंज इन लंबाई और ये उसका पहले की लंबाई। ये फॉर्मूला किसका है, स्ट्रेन का। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसलिए दोनों के अगर मान लीजिए ये मीटर में है और नीचे वाला भी मीटर में होगा तो दोनों का इकाई कट जाएगा। इसीलिए स्ट्रेन जो होता है इसकी इकाई नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। या आप यह सीधा सीधा ये कहिए कि इसके यूनिट नहीं होते। बात समझ में आ रही है। स्ट्रेस जो होता है आपको पता है कि ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस सिग्मा से दर्शाते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का इकाई होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये है स्ट्रेस के लिए। पॉइजन्स रेशियो आप जानते हो, लेटरल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है, ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये भी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है, ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये जो तीनों हैं ये नो यूनिट वाले कंडीशन है। ठीक है, तीनों अनुपातिक होते हैं। बात समझ में आ रही है। विच प्रोसेस स्टिल इज हीटेड इन अ कार्बोनेशियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन को स्टील के अंदर पेनिट्रेट करने की या घुसाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, कार्बन को अंदर ले जाना है तो कार्बोराइजिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं कि केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग, ये जो होते हैं चार, ये आपके इससे पहले जो हमने सीरीज़ जो सॉल्व किया था मॉक टेस्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो होते हैं सरफेस हार्डनिंग के एग्जांपल होते हैं। मैंने क्या कहा कि केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और इसके साथ साथ एक चौथा होता है फ्लेम हार्डनिंग। ठीक, तो ये जो चार होते हैं ये किसके आंसर होते हैं या किसके टाइप होते हैं,
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, जो पिछला हमने मॉक टेस्ट जो सॉल्व किया था उसमें। तो ये हमारा सरफेस हार्डनिंग का। क्लियर है। तो अब बात आती है यहाँ पे हमारा कार्बोराइजिंग का। कार्बोराइजिंग बेसिकली है क्या? कार्बोराइजिंग कोई स्टील जो है उस स्टील पे कार्बन को अंदर घुसाने की प्रक्रिया है, उसके अंदर कार्बन घुसाने की प्रक्रिया जो रहता है उसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में कार्बन को अंदर देने के लिए हमारे पास, हम उसको या तो सॉलिड के फॉर्म पे भी दे सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में दे सकते हैं, या तो गैस, मतलब तीनों अवस्था में जो कार्बन जो है स्टील के अंदर यदि हमको भेजना है तो हम उसको सॉलिड रूप में दे सकते हैं, लिक्विड के रूप में दे सकते हैं, या फिर गैस के रूप में दे सकते हैं। ये तीनों अवस्था में हम इसमें दे सकते हैं। क्लियर है। ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें कार्बोराइजिंग का प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में इसलिए इसको इतने अच्छे से बंद किया जाता है ताकि इसके अंदर अलग से जो फ्रेश एयर है वो एंट्री ना कर सके। दो चीज़ें हो सकती है, एक क्या कि फ्रेश एयर अंदर चला जाएगा, या दूसरा क्या हो सकता है कि अंदर का जो कार्बन है वो बाहर आ जाएगा। अंदर का कार्बन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि स्टील में वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा, अच्छे से घुसेगा नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि बाहर का यदि हवा अंदर चला जाता है तब भी जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कम हो जाएगा। तो कार्बन का न घुसना या कम हो जाना, इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस कहलाएगा। किसका? कार्बोनाइजेशन। ये जो कार्बोराइजिंग जो है इसका उल्टा हो जाता है और उसको कहते हैं हम लोग डीकार्बोराइजेशन। इसके सामने डी जोड़ दीजिए आप, उसको हम बोलेंगे डी कार्बोराइजेशन। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि स्किप ऑफ कार्बन, कार्बन का बाहर निकल जाना। सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना। जैसे कि आप स्वस्थ हो, अब स्वस्थ नहीं हो तो उसको बोलते हैं अस्वस्थ। वैसे ही वाला कार्बोराइजिंग, जब उसमें कार्बन हम देते हैं, कार्बन नहीं दे रहे हैं तो डीकार्बोराइजिंग, कार्बन उससे अगर बाहर जा रहा है तो। बात समझ में आ रही है। ये जो प्रोसेस है इसको बढ़ाने के लिए, कि मतलब जल्दी से कार्बन इसके स्टील के अंदर घुसे, उसके लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं बेरियम कार्बोनेट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, बेरियम कार्बोनेट। ये जो बेरियम कार्बोनेट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कार्बोराइजिंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्युमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के लिए एल्युमिनियम वायर में उसकी जो क्या बोलना चाहिए, आकार का जो साइज़ जो है वो कितना होगा। ठीक है। तो ये सीधा सीधा सा है, इसमें कुछ ताम झाम समझने वाली बात है नहीं। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 1.5 स्क्वायर mm ये एरिया को दिखा रहा है। मतलब ये जो वायर जो रहता है, इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहता है उसको दिखा रहा है, बता रहा है वो कितना होना चाहिए, 1.5 mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट। एस्टिमेशन करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली समझिए। एस्टिमेशन, लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्टिमेशन आपको किसी पर्टिकुलर एक चीज़ खरीदने को नहीं बोलते, कि मतलब ये नहीं कि आपको शूज़ खरीदना है, आपको जूते खरीदने हैं तो वो आपका एस्टिमेशन है। बेसिकली एस्टिमेशन आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपको घर बनवाना है, अब आपको घर बनवाना है तो वहाँ पे सिर्फ आप एक ही चीज़ को तो नहीं देखोगे, वहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको कौन सा मटेरियल आपको मिलेगा, मीन्स घर के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या वो मटेरियल आपको मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको उसमें कोई टाइल्स जो लगाना है जो आपने पसंद किया हुआ है, मीन्स आपको पसंद है, आपने ऑनलाइन या कहीं से भी देखा हो या किसी दूसरे घर में देखा होगा, लेकिन क्या वो आपको जब आप बनवा रहे हो तो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। प्लस आप उसको जहाँ से मंगाना चाहते हो वहाँ से आपके घर लाने तक का उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी बातों को आपको देखना होता है। प्लस उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसके प्राइस कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और वही चीज़ आपका कहलाता है एस्टिमेशन। तो उस हिसाब से आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, जो मैंने सारी बातें बताई वो सब चीज़ आएगा। तो इसमें दिया शेप ऑफ मटेरियल, केवल शेप ऑफ मटेरियल तो नहीं होगा। दूसरा है ब्रांड ऑफ मटेरियल की बात करें तो आप केवल पर्टिकुलर इसी ब्रांड का ही खरीदना, चाहे वो मिले या ना मिले, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बात समझ में आ रही है भाई। ज़रूरत है तो आपको जो चीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से आपको काम चलाना पड़ता है। आप किस पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के हिसाब से अटक के नहीं रह सकते। अवेलेबल है तब की बात अच्छी है और नहीं है तब। इसका मतलब ये है कि हमें अवेलेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा।
और इस हिसाब से हम बात करें तो हमें उसका क्वांटिटी देखना पड़ेगा कि कितना है, वो अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं ये बात भी देखना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा कि नहीं ये भी देखना है कि वो हमारे घर तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एस्टिमेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल्स, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज एटसेट्रा। मतलब कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल चीज़ों की जानकारी क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द यदि आपको कहना होगा तो आप क्या कहोगे। ऑप्शन देख लीजिए इसका सीधा सीधा सा। कभी कभी बेहतर ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं पढ़े हैं आप, तो आप उसके ऑप्शंस पे जाइए। कई बार ऑप्शन इतने इजी होते हैं कि आपको वहीं से समझ में आ जाता है कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग। अब चित्रकला के बारे में तो आप जानते ही हो कि भाई ड्राइंग करना क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, आपका WCS के साथ साथ वैसे भी ड्राइंग भी होता है। तो ड्राइंग का मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं होता होगा, इतना तो आपको क्लियर है। दूसरा, सामग्री का विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन, ये थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। तो उसके अगला वाला क्या है आप उसको देख लो। अगला दिया है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल आप समझते हो, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए आपको स्टार्टिंग क्या लगता है, जैसे कि आटा आपको बनाना है तो उसके लिए पहले आपको गेहूँ लगता है, बात समझ में आ रही, तो वो हो गया आपका कच्चा माल। नेक्स्ट है आपका मूल्य सूची। मूल्य सूची कौन कितने रुपए में मिलता है, ठीक है, कौन कितने हज़ार का है, कितने 100 का है। तो मूल्य सूची ये सारी चीज़ें तो नहीं बताता। भाई हम बोल दिए कि कोई चीज़ 500 रुपये का है, तो आप उससे ये थोड़ी ना जान जाओगे कि उसका वो कौन सा मटेरियल है, उसका ब्रांड क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 3 ऑप्शन है ये तो होने से रहे, तो सिंपली आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज़ दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, अगर आप नहीं पता तो। अदरवाइज किसी का भी स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, उसका यही मतलब है कि उस मटेरियल, उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में डिटेलिंग करना, डिटेल चीज़ों को बताना ही उसका स्पेसिफिकेशन कहलाता है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मतलब सीधी सी बात ये समझिए कि उसका डिटेल अगर बताना है, इसका बोलते हैं उसका स्पेसिफिकेशन। क्लियर है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आप मार्केट पे जाते हो तो आपको सबसे पहले उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो आप क्या करते हो, जाके आप दुकानदार से पूछते हो कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फिर वो 2-4 बताते हैं, जिसमें से 1-2 ही सही रहते हैं, बाकी सारे गलत होते हैं। तो आप पहले से पता करके जाए रहते हो तो आपको समझ में आता है कि दुकानदार कितना सही बोल रहा है और आपको कितना बना रहा है। बात समझ में आ रही है। सो ये सारी चीज़ों के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एल कहने का मतलब यही है कि उसका लंबाई जो नया लंबाई है माइनस उसका पुराना वाला लंबाई, मतलब उसके लंबाई में परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय मटेरियल बिफोर रैप्चर। मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आप किसी को वार्निंग देना रहता है तो आप क्या बोलते हो कि देख भाई ये मैं पहली बार तेरे को समझा रहा हूँ, तू समझ जा, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप दूसरी बार भी उसको समझा लोगे प्यार से अगर वो कोई गलती करने वाला है तो, ठीक। लेकिन जब आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और इसके बाद जब आपको बोलना होता है तो आप क्या बोलते हैं, देख भाई ये मेरा लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज बस फोड़ ही दूंगा इसके बाद। तो क्या समझ में आ रही कि आप उसको अल्टीमेट वार्निंग देते हो कि बेटा बस ये हो गया, इसके बाद तो तू गया। तो वो क्या कहलाता है, अल्टीमेट। वो मैक्सिमम था, अब उसके बाद तो बस नहीं सहा जाएगा, उसके बाद तो बस आप समझ ही रहे हो, है ना। तो मैक्सिमम की बात आई, मैक्सिमम मतलब क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी यदि उसमें स्ट्रेस दिया गया तो वो भाई साहब या फिर वो चीज़ मटेरियल निपट जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है। टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया हुआ है, क्वेश्चन टेंसाइल भी पूछ सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि कोई मटेरियल है, यदि आप उसमें बाहर की ओर फोर्स लगाते हो, ठीक है, जैसे कि हम बात करें ये पेन है और इसको आप आगे पीछे से ऐसे पकड़ के खींचते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव की यदि बात करें तो कोई मटेरियल है उसको आप दबाते हो, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से आप दबाते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस कहने का क्या मतलब है कि वो सेफ स्ट्रेस जिसमें आप काम कर रहे हो। क्लियर। और नेक्स्ट अल्टीमेट आप तो समझ ही चुके हो।
कि अल्टीमेट के बाद ही रैप्चर होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज़ अलाउएबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। कोई भी इलास्टिक मटेरियल जो होता है उसको अधिकतम आप कितने प्रतिशत तक खींच सकते हो, उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हो, तो रट्टा मार लो, करेक्ट आंसर इज़ 300%। ठीक, अब इसमें क्या क्यों पे मत जाइए, करेक्ट आंसर 300%। ये एग्ज़ाम बाहर भी पूछा जाता है, ITI के अलावा रेलवेज़ वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेक्टर ऑफ सर्कल की बात, सेक्टर की बात कर रहे हैं, आर्क ऑफ सेक्टर की। आर्क ऑफ सेक्टर का डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ये रेडियस दोनों बराबर होते हैं, इसको आर्क ऑफ लेंथ L से दर्शाते हैं, ये होता है आपका थीटा। ठीक, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कभी भी किसी चीज़ का परिधि या पेरीमीटर बोलने का मतलब क्या, उसके बाहरी जो लंबाई जो रहता है उनका योग। जैसे इसका बोले तो ये चारों लंबाई को जोड़ दो तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो वैसे ही इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया लंबाई, ये आर्क ऑफ लेंथ प्लस 2r, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, पेरीमीटर का फॉर्मूला वैल्यू आपको दिया हुआ है 64.8, ये हो गया आपका 64.8 इज इक्वल्स टू L आपको नहीं पता 2r, R आपको पता है ये है 12.4, 12.4 का 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 24.8 और प्लस में है ये L। ठीक, L इस साइड रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा मतलब आप इसको घटा दोगे, घटाने से हो जाएगा 0.04। सारा चीज़ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लंबाई इज इक्वल्स टू या आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, विच इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। What is the formula for a to the power m into a to the power n? जब बेस सेम होता है, इंडाइसिस का क्वेश्चन है, जब बेस सेम होता है तो इसके पावर जो है वो जुड़ जाते हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई की जगह यदि डिवाइड होता तो इसके जो पावर हैं वो माइनस हो जाते, घट जाते। या फिर कोई a है उसका पावर में m है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a to the power m। क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं, इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि ये पावर जो है उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछता है कि मान लीजिए a to the power माइनस m है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो आप a to the power प्लस m। जब आप व्युत्क्रम करते हो तो उसका जो पावर का जो चिन्ह जो रहता है वो प्लस से माइनस या माइनस जो रहता है वो प्लस में बदल जाता है। और अगर गुणा की बात आती है तो पावर जुड़ जाते हैं, भाग रहता है तो पावर में माइनस कर सकते हैं। यदि पावर की बात हो, जैसे कि a की पावर m है और उस टोटल का पावर n है, पावर ऑफ पावर हो रहा है, ठीक, मतलब a की घात m है और उस पूरे की घात n है, तो जब पावर ऑफ पावर होता है तो उसके पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इंडाइसिस का छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है या अदरवाइज ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल? एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आपका कैसा बनेगा, ये वृत्त और उसका ये हो गया आधा। ठीक, सबसे पहले इसका पूछ रहा है परिधि क्या होगी, परिधि मतलब ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, ये दोनों आपको जोड़ना है। आपको पता है कि ये रेडियस होगा तो ये जो टोटल है ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r, इधर r और इधर r। अगर ये पूरा होता, अगर ये सर्कल ऐसा पूरा होता तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये आप जानते हो। तो आधा की बात करें, अभी मतलब ये इतने लंबाई को दिखा रहा है, अब इसकी आधा की बात करूँ तो इसको डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ, ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचा क्या, πr। तो ये आधा वाले का लंबाई कितना हो गया, πr, और ये वाला लंबाई कितना है, ये r प्लस ये r, मतलब टोटल 2r, तो ये हो गया टोटल 2r। क्लियर। तो यहाँ से r आप कॉमन निकाल दो तो पाई प्लस 2 इंटू r, ऑप्शन जैसा भी मैच कर रहा हो आप देख लो, πr प्लस 2r, डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर के अलावा अगर एरिया पूछा होता, अगर आपको इसका एरिया पूछा होता तो क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है आपका πr², तो अगर सेमी सर्कल का एरिया पूछेगा तो जस्ट उसको आपको आधा कर देना है, πr²/2। अगर डाया के टर्म पे दिया जाता है तो इसको आप क्या लिखते हो, π/4d², आप इस तरीके से लिखते हो। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि d बराबर होता है 2r। क्लियर है। तो r बराबर d/2 कर दोगे तो d² और 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ऐसा बन जाएगा। अगर सेमी सर्कल के लिए d के टर्म पे लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, सेम इसी चीज़ का आधा कर दो तो ये हो जाएगा π/8, ये हो जाएगा आंसर d²। क्लियर है।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है, और इसमें तो वैसे भी सीधा सीधा पूछ दिया है। देखो आपको जब आपने मेरा ये थ्योरी वाला इसका वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है कि फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट बस इतना देखिए और फॉर्मूला लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, क्वार्टरली बोल रहा है। बात समझ में आ रही? ये जो लाइन है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्वेश्चन है यहीं से वेरिएट करता है। तो इसलिए आपको ये वाली लाइन पढ़ना जरूरी है। कंपाउंडेड एनुअली कहने का मतलब है कि वो सालाना रूप से उसका ब्याज निकालता है, ठीक, एक साल में एक बार। हाफ ईयरली बोलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? वो साल में 2 बार कैलकुलेट करता है, ठीक। क्वार्टरली बोलता है, इसका मतलब क्वार्टर मतलब 4, तो वो साल में 4 बार कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जब एनुअली है तो जो टाइम है वो जैसा दिया है वैसा ही आपको लेना है, जो रेट आपको जैसा दिया है वो वैसा ही लेना है। लेकिन जब हाफ ईयरली बोलेगा तब वो कितने बार कैलकुलेट हो रहा है? 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। अगर हाफ ईयरली की बात होगा, ये ईयरली है, हाफ ईयरली की बात होगा तो ये जो टाइम जो है वो 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2n, और रेट जो होता है उसको हम कर देते हैं उसका आधा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साल में मान लीजिए उसको 4% ब्याज देना था, ठीक, वो एक बार कैलकुलेट होता 4% ब्याज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी का कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि अगर मान लीजिए वो हाफ ईयरली बोल दिया, मतलब ये बीच में एक बार इधर कैलकुलेट हुआ, एक बार इधर कैलकुलेट हुआ, 2 बार, तो इस परसेंटेज को हम आधा कर देते हैं कि 2% इधर, 2% इधर, और 2 बार कैलकुलेट कर दिए। मतलब टाइम को 2 बार कर दिए, ये टाइम को 2 बार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ हाफ। तो वैसे यदि क्वार्टरली की बात करेगा तो 4 बार, मतलब समय जो होगा उसके साथ 4 का गुणा हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा उसके साथ 4 का भाग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बाकी इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वीडियो अपलोडेड है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। यहाँ पर के हिसाब से हमको ये समझ में आ जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि हमें निकालना है, A इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका अमाउंट, या फिर इसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/2, रेडियस का हाफ हो रहा है, और पावर जो टाइम जो है, ये टाइम है आपका, टाइम डबल हो रहा है और रेट जो है हाफ हो रहा है। टाइम डबल और रेट हाफ, इसका मतलब क्या है? ये तो हाफ ईयरली का कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? एनुअली पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा, अगर क्वेश्चन बोला होता हाफ ईयरली तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन अभी क्वेश्चन बोला है हमारा एनुअली। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखो, R को 4 से डिवाइड कर रहा है, टाइम के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वार्टरली कैलकुलेशन की बात कर रहा है। यदि क्वेश्चन बोला होता क्वार्टरली तो ये आंसर हमारा करेक्ट होता। ऑप्शन नंबर सी, R भी वही है, N भी वही है, इसलिए एनुअली अगर बोला है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आर करेक्ट आंसर। ये A इज इक्वल्स टू निकाला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस पी। मिश्र धन माइनस मूल धन को घटाओगे तो उससे हमेशा उसका ब्याज निकलता है। A मतलब क्या है? मिश्र धन, और P मतलब है आपका मूलधन, जो आपका पहला प्रिंसिपल था। उन दोनों घटा दोगे तो आपको हमेशा निकलेगा उसका ब्याज। क्लियर बात है? ध्यान रखेंगे, जब आप साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यदि आप निकालते हैं तो साधारण ब्याज, अच्छा ये नीचे तो फॉर्मूला दिया हुआ है, साधारण ब्याज की यदि हम बात करते हैं तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला देता है PNR/100। ये मिश्र धन का नहीं होता, याद रखेंगे। जैसे सबका ये मिश्र धन निकलता है, कंपाउंड के केस में मिश्र धन निकलता है, ये आपका मिश्र धन नहीं होता, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है, मतलब ब्याज बराबर ही होता है PRT/100। ये रेट और ये टाइम, ये रेट और ये टाइम अपॉन 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। और यदि आपको मिश्र धन निकालना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो पहले प्रिंसिपल था प्लस उसमें साधारण ब्याज को जोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो उसका जो ये जो सूत्र जो आपको रटा हुआ होता है, इससे हमको क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है, न कि ब्याज। मिश्र धन निकलता है, फिर उससे आप मूलधन को घटाते हो, तब जाके आपको ब्याज निकलता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ वेस्टफुल फ्रिक्शन। सीधा सा ये है कि कौन सा जो फ्रिक्शन है या घर्षण है वो नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि हमारे काम का नहीं है।
वहाँ पे उसका होने से हमको घाटा होता होगा, उसी को ही हम वेस्टफुल बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज इंसान किसको वेस्ट बोलेगा, जो उसके काम आएगा उसको तो वो कभी नहीं बोलने वाला है ना। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको रियर एक्सल गियर। उसके बाद चलिए ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, फोर्स पर टायर, उसके बाद बोल रहा है ब्रेक शू का अस्तर, और फिर क्लच अस्तर। देखिए क्लच जो होता है, क्लच लाइनिंग अगर नहीं होगा तो क्लच हमारा काम नहीं करेगा। ब्रेक शू के लिए यदि हम बात करते हैं तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा ब्रेक कैसे पकड़ेगा। जब उसमें फ्रिक्शन होता है तभी उसमें आपका गाड़ी जो है या कोई भी चीज़, किसी भी व्हीकल की आप बात करो, ब्रेक शू में फ्रिक्शन होने के कारण ही आपका ब्रेक काम करता है, गाड़ी रुकता है। आपको याद होगा कि जैसे आप नई गाड़ियाँ लेते हैं तब तो उसका ब्रेक बहुत अच्छा काम करता है, पुरानी गाड़ियों की बात करता हूँ। लेकिन जब वो पुराने हो जाते हैं, काफ़ी समय बाद हो जाते हैं, तो आप उसमें नया ब्रेक शू भी डलवाओगे, उसके बाद भी उसका ब्रेक उतने अच्छे से काम नहीं करता जितना नए में काम करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि जो भी उसका आपका जो ऐसा जो व्हील बना होता है, इस व्हील के ये बीच वाले पोर्शन पे यहाँ पे आपका ब्रेक शू लगाया जाता है। तो ये जो ड्रम जो होता है जिसमें वो लगाया जाता है, वो ड्रम कंटिन्यू काम करने के कारण घिस जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक है। और चिकना होने के कारण मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन जो रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा या जो म्यू का जो मान होता है वो कम हो जाता है। चिकना होने का यही मतलब है। तो चिकना हो जाने के कारण, फ्रिक्शन कम हो जाने के कारण ब्रेक सही तरीके से नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का है। फ्लोर पे चलने के लिए, चाहे वो टायर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को चलने के लिए, खड़े रहने के लिए, टिके रहने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी हमारे काम का है। तो ये तीनों तो काम का है, इसका मतलब यही वाला नहीं होगा। एक तरीका तो ये था इसको जानने का। दूसरा आप समझिए रियल एक्सल गियर होता क्या है। रियल एक्सल गियर कहने का मतलब ये है कि जो ट्रक के पीछे जो डिफरेंशियल जो लगा होता है, जो बड़ा सा आपने देखा होगा जिसमें जनरली ऐसे डेंजर का साइन या ऐसा एक आध तो ऐसा जीभ निकाले हुए इंसान का साइन बना दिए रहते, फोटो चिपका दिए रहते, बड़ा सा ऐसा जो पीछे से दिखता है वो क्या डिफरेंशियल है। उस डिफरेंशियल में बहुत सारे गियर होते हैं, ठीक है। तो गियर में पहले से ही टिथ बने होते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ा दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो गियर के जो टिथ जो हैं, दांतें जो हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। मतलब आसानी से वो काम नहीं करेगा, आसानी से मूव नहीं करेगा। और अगर वो मूव नहीं किया तो वो जाम हो जाएगा। तो हमारा गाड़ी कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे बढ़ेगा, या व्हील जो है वो रोटेट कैसे करेगा। तो वहाँ पे हमको थोड़ा फ्रिक्शन तो चाहिए रहता है, लेकिन हमको ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसके टिथ बने होते हैं। क्लियर है? तो हमारा इस केस में वेस्टफुल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रियर एक्सल गियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो शेडेड पोर्शन है ये वाले, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक वृत्त है, और वृत्त के एरिया, अगर ये आपको ओडी दिया है, ओडी कहने का मतलब आउटर डाया, ये बाहर वाला व्यास, और आईडी मतलब क्या, इनर डाया, ये 32 दिया हुआ है, मतलब ये अंदर वाला, ये अंदर से अंदर, ये बीच का निकालना है। तो मैं बाहर वाले, यदि ये जो बाहर वाला जो दिख रहा है वृत्त, उसका यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये जो शेडेड दिख रहा है वो, प्लस ये जो खाली दिख रहा है वो सारा क्षेत्रफल बड़े वाले के अंतर्गत आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, π/4 d²। बड़े वाले को मैं कैपिटल डी और छोटा वाला स्मॉल डी। तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, π/4 d²। और ये केवल अंदर, जो केवल सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला पोर्शन, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, π/4 छोटा वाला d²। तो यदि इन दोनों को मैं घटा दूं तो ये बीच का क्षेत्रफल मुझे निकल जाएगा, ठीक। तो π/4 आप बाहर निकाल लो, d² माइनस स्मॉल d²। क्लियर? बड़ा वाला d कितना है, 38, ये 38² माइनस 32² π/4। क्लियर? 38², ये आपको ऐसे कैलकुलेट करने में तो दिक्कत होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ये a² माइनस b² के फॉर्म पे है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a + b × a - b, ये आप बन जानते हो। तो इससे ये हो जाएगा π/4 38 + 32 हो जाएगा एक बार, और एक बार 38 - 32 हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 40 + 370, प्लस यहाँ से आप माइनस कर देते हो तो ये हो जाएगा 6, और इसके सामने में है π/4 मतलब 22/7, और ये 4 पहले से, ये वाला 4, ठीक। आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, ये 7 से हो जाएगा 10 टाइम्स, ये आप 4 को 2 से, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 को कर दोगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 33 330, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे डेसिमल पे दिए हुए हैं, पॉइंट पे दिए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 330 कौन सा है? 329.7। यदि आप डेसिमल को हटाओगे, राउंड ऑफ करोगे तो ये किसके बराबर है? 330 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर इतना ही क्यों नहीं आया? ऐसा इसलिए हुआ है, ये डेसिमल में आंसर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है ये 3.14 लिया हुआ है। आप सेम फॉर्मूले में बस पाई की जगह 3.14 रख दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसा करने से कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो जहाँ ज़रूरत ना हो आप 22/7 ले लो, अप्रॉक्सीमेटली देख के समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। अदरवाइज आप 3.14 से बनाइए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर? ये जो स्क्वायर आपको जो दिखाई दे रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। आपको पता है कि जब आपका यूनिफॉर्म ज्योमेट्री जो होता है, जिसके लंबाई चौड़ाई साफ साफ आपको बराबर बराबर दिख रहे हैं, उसमें उसका जो बीच जो रहता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। मतलब इसका हाफ, लंबाई का हाफ, ऊंचाई का हाफ, तो ये हाफ और ये हाफ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, चूँकि ये वर्ग है तो ये 60 है, तो ये वाला टोटल भी 60 ही होगा। तो इसका आधा 30 और इसका आधा भी 30, ये इसका सेंटर पॉइंट 30,30 ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे मैच कर रहा है, 30,30। क्लियर है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड? ये ऐसा तो हमने सीधा सीधा डेफिनेशन आपको पढ़ाया हुआ जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको पढ़ाया था। तो किसी भी शरीर का या किसी भी वस्तु का वह पॉइंट या वह बिंदु जहाँ पे हम ऐसा उम्मीद करते हैं या ऐसा हम मानते हैं कि जहाँ पे उसका सारा भार केंद्रित होगा, उसको हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। इस पर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, आपको पता होगा कि आप जनरली आपने देखा होगा। अच्छा, ये सवाल आप ही के लिए है, आप इस चीज़ का मंथन कीजिएगा कि कोई इंसान जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, देखिए जब इंसान जवानी में जब होता है, जैसे कि आप हम हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होता, हम कितनी देर तक घंटों खड़े रह जाते हैं और बहुत प्यार से उछलते कूदते आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ जब वो बुज़ुर्ग होते जाते हैं, जैसे वो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रहती, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। जो लंबे हाइट के होते हैं खास करके, अब उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, या उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद को ऐसा खड़ा रख सकें और खड़े खड़े होकर चलें, जितने बुज़ुर्ग होते जाते हैं। लेकिन वो झुक के चलते हैं। आपने देखा होगा कि उन लोग जनरली एक डंडा पकड़ लिए, लाठी पकड़ लिए, या बिना उसके भी, लेकिन वो झुक के चलते हैं, तो वो कंफर्टेबली चल लेते हैं। अब समझिए, जितना वज़न उसका खड़े होकर चलने में होगा तब भी वो उतना ही वज़न उठा रहा है, लेकिन अब अगर वो झुक गया तब भी वो उतना ही वज़न उठा रहा है। भाई उसका बॉडी का वज़न तो उतना ही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में वो कंफर्टेबली चल लेता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि सर इसका जवाब नहीं पता चल रहा है, मैं आपको टेलीग्राम में इस चीज़ का जवाब दे दूँगा। लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हर घर की बात है, हर जगह पे आपने ये चीज़ देखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस? अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस को ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, सीधा सी बात है। इस चीज़ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सीधा सीधा जो फॉर्मूला है ये होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस होने के कारण इसका जो यूनिट जो होता है ये आपका डायमेंशन लेस होता है, मतलब नो यूनिट वाला होता है। इसमें सीधा सीधा जो आपको जो वैल्यू जो दिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, वो नंबर में होता है। 1 2 3 4 कुछ इस तरीके के जो नंबर होंगे वो नंबर होता है। यहाँ पे आपको उसका कोई यूनिट नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? किसका हम बात कर रहे हैं? हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। बल्क मॉडुलस कभी भी बोला, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ साथ ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई या कैपिटल ई से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यदि हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है, या फिर इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो दोनों में से जो कुछ भी आपको मिले, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस, बल्क मतलब ऐसे बड़ा, ऐसा फील नहीं हो रहा, बल्क मतलब बड़ा फूला फूला सा, और फूला फूला सा है मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा, आयतन। बल्क मॉडुलस किसको रिलेट करता है? आयतन को। तो वॉल्यूम वाली बातें करेगा, वॉल्यूमेट्रिक। चूंकि मॉडुलस है मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ही होगा। जब भी कभी मॉडुलस बोला मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा, लेकिन बल्क बोला है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये कहलाता है हमारा बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लीनियर स्ट्रेस। ये वॉल्यूमेट्रिक की जगह क्या आ जाएगा हमारा, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन करेंगे तो ये हो जाएगा यंग मॉडुलस। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो वो शेयर को शो करता है, मतलब रिलेट करता है, तो ये हो जाता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। क्लियर है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फिक्स है, रिजिडिटी बोलेगा तो शेयर, बल्क बोला तो वॉल्यूमेट्रिक, यंग बोला तो या तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोल दो या तो फिर लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन बोल दो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये है सरफेस आपका और इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है, ये है एक ज्यामिति और ये है दूसरा ज्यामिति, इन दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये हो जाएगा एरिया 1 और इसका एरिया हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी एक आयत है और ये वाला भी एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कितना होगा, ये तो 18 है लेकिन ये कितना होगा, टोटल दिया हुआ है 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है 100, इसमें से 10 को घटा दो तो ये कितना बन जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 90 गुणित और ये हो गया आपका 18। इसके लिए A1 प्लस A2 की बात करें, A2 मतलब ये वाला, ये है आपका 100 और ये कितना दिया है 10, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 10, सॉरी मल्टीप्लाई होता है 100 इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, ये हो जाना है हमारा 18 0, तो ये हो जाएगा 0216 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1000 और ये टोटल ऐड कर देंगे तो 2620। सारा डिटेल हमको इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, जो भी होगा तो जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का वर्ग। ठीक, ऑप्शन देखते हैं 2620, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा 2620 यूनिट स्क्वायर। तो ये था आपका इरेगुलर सरफेसेस से क्वेश्चन, बहुत ही आसान थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी भी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होता है तो आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम का लिंक, FB का पेज और उसके साथ साथ हमारा ब्लॉगर। तो आपको जहाँ पर भी हमसे मिलने या कांटेक्ट करने का मन करता है आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी इससे रिलेटेड उसका समाधान किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।